जिन लोगों का भी टीयर 1 AA के लिए क्लियर हुआ है, ये वीडियो उनके लिए है। क्या उनको AA की तैयारी करनी चाहिए? पहला क्वेश्चन ये, क्यों करनी चाहिए? अगर करनी चाहिए तो, नहीं करनी चाहिए तो किन परिस्थितियों में नहीं करनी चाहिए, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। फिर आपका कैसे आपको प्लान करनी है पूरी तैयारी कि आप बहुत कम घंटे दें, मतलब ये नहीं कि आपकी बाकी पढ़ाई कॉम्प्रोमाइज हो, बाकी पढ़ाई एज इट इज चलती रहे, इसको आप 1-1.5 घंटे दे के डेली, मैक्सिमम 1.5 घंटा आप दें और लास्ट डे तक आप इसको इतना अच्छा तैयार कर लें कि आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाएं। इन चीज़ों पे बात करने वाला हूं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स में और अकाउंट्स में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो, स्पेशली इकोनॉमिक्स की बात करूं तो जो हाई स्कोरिंग एरिया है, जिसको आप थोड़ा सा करते हैं तो आप बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं। कौन कौन से डायरेक्ट टॉपिक्स हैं जिनसे हर साल एसएससी ने AA के पेपर में क्वेश्चन पूछे हैं, उन पे भी बात करने वाला हूं इस वीडियो में। तो एक पूरी डिटेल्ड वीडियो होने वाली है कि कैसे आपको तैयारी करनी है AA की, जिससे आप मैक्सिमम स्कोर मिनिमम टाइम में कर पाएं। ठीक, तो चलते हैं आगे। क्या क्या बात करने वाले हैं दोस्तों, सबसे पहले वो समझते हैं। तो बात करूंगा इसमें कि आपको AA की तैयारी क्यों करनी है। उसका सबसे पहला, उसको तो यहीं पे हम समझ लेते हैं अच्छे से कि देखिए, अगर आपके बाकी सब्जेक्ट्स में आप मॉक्स दे रहे होंगे, बहुत अच्छा स्कोर नहीं आ रहा बाकी सब्जेक्ट्स में, तो आपको AA की तैयारी डेफिनेटली करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे पिछले सालों में ढेर सारे ऐसे बच्चे AA बने हैं जिनके वैसे या तो उनको टैक्स असिस्टेंट मिलता या तो उनको पोस्टल असिस्टेंट मिल रहा था, PA की पोस्ट मिल रही थी, लेकिन उन्होंने AA में अच्छा स्कोर किया और जो एग्रीगेट स्कोर बना वो इतना अच्छा बन गया कि उनको AA की पोस्ट मिल गई। इसको ऐसे भी समझिए आप कि जो बाकी के आपके पेपर्स हैं वो 300 नंबर के हैं और AA का अकेला पेपर 200 नंबर का है। तो अगर आप इसमें बिना उधर कॉम्प्रोमाइज किए ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं तो एक बड़ा ही डिसेंट चांस आपके लिए क्रिएट हो सकता है कि भैया ये पोस्ट आपको मिल जाएगी और हाईएस्ट ग्रेड पे की जॉब है, गेस्टेड पोस्ट है, तो वो भी एक बहुत ही तगड़ी बात है। मतलब नंबर कम आ रहे हैं थोड़े, तो डेफिनेटली आपको एक बार सोचना चाहिए कि मेरी बाकी पढ़ाई भी अफेक्ट ना हो और मैं इसकी तैयारी कैसे कर सकता हूं। ठीक, तो दैट इज द फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है, ठीक, तब आप इसको इसलिए तैयारी कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि भाई मुझे गेस्टेड पोस्ट लेनी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका मतलब ये ड्रीम रहता है कि यार मुझे AA बनना है। कुछ बच्चों का ड्रीम रहता है, कुछ बच्चे इसको बैकअप के तौर पे तैयार करते हैं। तो आपको वो देखना है कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक, राइट। तो ये तो एक बात हो गई आपसे। अच्छा, कितने घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा डेली कि आप एक बढ़िया स्कोर कर सकें, यहीं पे बात करूंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है कि बाकी के कोई भी सब्जेक्ट्स आपके कॉम्प्रोमाइज ना हो। चलिए मैं मान लेता हूं कि डेली आप पढ़ रहे हैं डेली 10 से 12 घंटे के आसपास। ठीक, 10 से 12 घंटा डेली आप पढ़ रहे हैं। आपके पास है टोटल 4 सब्जेक्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, जिसमें से आपका जो मेजर टाइम ले रहा होगा वो मैथ्स, इंग्लिश और जीएस ले रहा होगा। रीजनिंग को भी आपने ठीक ठाक टाइम दे दिया होगा, मॉक वगैरह लगा रहे होंगे डेली, है ना। तो ये 10 से 12 घंटे में मानता हूं आपके। अब इसको मान लीजिए कि आप अमूमन किसी सब्जेक्ट को 3, किसी को 2.5, किसी को 2 घंटा दे रहे होंगे। ठीक, चलिए मैं मान लेता हूं कि आप एवरेज सबको 2.5 घंटा दे रहे हैं। ठीक, 2.5 घंटा 4 सब्जेक्ट्स को आप देते हैं। ठीक है, डेली ये आपका चलता रहता है। ये चलेगा आपका अगले 30-35 दिन, जब आपके एग्जाम की डेटा, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक यही आपका चलने वाला है हर सब्जेक्ट्स में। अब आपने क्या किया दोस्तों, आपने क्या किया, 2.5 घंटे के बजाय हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटा दे दिया। ठीक, तो आपके पास निकल जाएगा 2 घंटे के अराउंड। वो भी 2 घंटा मत दो आप, आपके लिए हो सकता है मैथ्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो या इंग्लिश बड़ी इंपॉर्टेंट हो, जिसमें स्कोर आ तो रहा है लेकिन थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए तो नंबर बढ़ सकते हैं। स्पेशली ये चीज मैथ्स में होती है, कहीं हमारा कुछ एरिया बहुत अच्छे से कवर नहीं हुआ है, जैसे लग रहा है कि यार एक बार मैं ट्रिग्नोमेट्री के 100-150 क्वेश्चंस कर लूं तो मेरी और ट्रिग्नोमेट्री में प्रोफिशिएंसी बन जाएगी, या मैं ज्योमेट्री में कर लूं, सर्कल्स के 60-70 क्वेश्चन लगा दूं। तो उसके लिए आप चाहते हो तो वो इवन आप मैथ्स में से टाइम मत निकालो, बाकी में से ही टाइम निकालो। इंग्लिश जीएस वगैरह में से 1.5 घंटे आप डेली निकाल दो।
तो अगर आप आधा घंटा कम कर देते हो, 45 मिनट कम कर देते हो सब्जेक्ट्स को, तो ऐसा नहीं होगा कि आपके नंबर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा ओवरऑल। क्यों? क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस में आप होंगे सैचुरेशन के आसपास। जीएस में अगर आपने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की है तब तो आप नंबर बढ़ा सकते हैं, जैसे आपकी पॉलिटी बहुत अच्छे से कवर्ड नहीं हो या हिस्ट्री आपने कवर नहीं किया अभी, तो वहां तो नंबर बढ़ा सकते हैं। अगर आपने सब कुछ ठीक ठाक कर रखा है तो आप होते हैं एक सैचुरेशन पे, नंबर बढ़ना होता है मुश्किल। तो ऐसा नहीं होगा कि आप अगले इतने दिनों में जो 30 दिन 35 दिन आपके पास हैं इसमें आप बहुत ज्यादा नंबर बढ़ा लेंगे, इसकी गुंजाइश नहीं रहती। लेकिन अगर आपने 1.5 घंटा डेली निकाला, चलिए मानता हूं 30 दिन आपने AAA के लिए पढ़ाई की, तो आप पढ़ लेंगे 45 घंटे। ठीक। और मेरा जो रिकमेंडेशन है आपको पढ़ना है 45 से 60 घंटे। उसका भी हैक बताऊंगा कि वो 15 घंटा आप कहां से निकाल सकते हैं। तो आप पढ़ेंगे 45 घंटे। एक नया सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट की एक खास बात होती है, हर पेपर, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग हो आपका, ठीक, वहां पे होता है कुछ एरिया बड़ा ही इजी, कुछ एरिया मॉडरेट और कुछ एरिया टफ। ठीक, हर सब्जेक्ट के साथ यही चीज है। अब अगर हमने कोई चीज पढ़ी ही नहीं है, जैसे मुझे मेंसुरेशन आती ही नहीं है या मैंने ट्रिग्नोमेट्री कभी पढ़ी ही नहीं, तो मेरे साथ समस्या क्या होगी, मैं उसके इजी क्वेश्चंस को भी नहीं कर पाऊंगा। सेम चीज होगी आपके अकाउंटेंसी के साथ अभी के कंडीशन में। अगर आपने अकाउंट्स बिल्कुल नहीं पढ़ी तो आपको इवन आम इमली कुछ भी नहीं पता, आप वो क्वेश्चंस भी करने की स्थिति में नहीं है जो है बहुत इजी। लेकिन आपने निकाले 45 घंटे, ठीक, तो वो जितने इजी एरिया था वहां से मार्क्स आपने खटाखट इकट्ठे कर लिए। ठीक, जैसे अगर मैं बात करूं 200 नंबर में, तो आप कह सकते हैं 100, 125, 120 नंबर के आसपास का एरिया इजी, फिर 120 से 160 तक मॉडरेट और उसके ऊपर का एरिया टफ, 160 से 200 टफ। ठीक, तो आपने क्या किया, इजी एरिया पहले कवर किया, इजी और मॉडरेट को खत्म किया और फिर लगेंगे आप टफ एरिया पे। तो इजी और मॉडरेट आप 45 घंटे में बड़े आराम से कवर कर लेंगे। और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि ये पॉसिबल है, डुएबल है, हर बार बच्चे करते हैं। इस बार तो रिजल्ट थोड़ी जल्दी भी आया है। अगर 2022 का आप देखेंगे तो मतलब उसमें 25 दिन ही बच्चों को टाइम मिला मेंस के लिए। ठीक, तो उसमें और भी कम समय था, लेकिन उतने कम टाइम में भी बच्चों ने तैयारी की और 150 प्लस बहुत सारे बच्चे लेके आए। ठीक, तो एक बात तो ये हो गई कि आपको निकालने हैं 45 घंटे। ठीक है, 45 से 60 घंटे। अब 60 घंटे कैसे होंगे? अब जैसे जैसे आपके दिन बीतेंगे, अभी 30, फिर आपके पास मान लीजिए 25 दिन बीत गए, अब बचे 5 दिन। 5 दिन में, लास्ट के 5 दिन में आपको ये चीज पता होगी कि मैथ्स, इंग्लिश या रीजनिंग में बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है। अब मॉक्स ज्यादा से ज्यादा देना है जिससे कि स्पीड बनी रहे। तो वहां पे आपको क्या करना है, एक आप सैचुरेशन, तगड़ा सैचुरेशन लेवल आ चुका होगा। 5 दिन में ऐसा नहीं होगा कि आप पढ़ के 10 नंबर बढ़ा लो, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। या मैथ्स में 2-4 नंबर बढ़ा लो, ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर उस 5 दिन में आपने डेली 5 से 6 घंटे, मतलब आप डेली 2 मॉक लगा रहे हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज कर रहे हैं अपना इंग्लिश के बाकी चीजें, मैथ्स की चीजें, जीएस वगैरह, रीजनिंग में कुछ नोट कर रखा है आपने, जो चीजें आपको टफ लगती हैं, रिवाइज कर रहे हैं, मॉक दे रहे हैं, और बाकी समय 4 से 5 घंटा, 6 घंटा डेली अगर आप AAA को दे देंगे तो लास्ट के 5 दिन में आप इसको दे सकते हैं 25-30 घंटा। ठीक, तो वहां से एक तगड़ा वो 60-70 घंटा आपका हो जाएगा AA के लिए, और वो एक बहुत ही सफिशियंट टाइम है बहुत बढ़िया स्कोर करने के लिए AA के पेपर में। ठीक, कैसे इस टाइम को अभी बताऊंगा आपको यूज करना है। ठीक, अब इसके अलावा मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि कितने घंटे आपको अकाउंट्स पढ़नी है और कितने घंटे आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। ठीक है, कितने घंटे अकाउंट्स और कितने घंटे इकोनॉमिक्स, क्या पढ़ना चाहिए आपको सबसे पहले और क्या छोड़ देना चाहिए। देखिए, अभी बात यह नहीं है कि मतलब आप कर नहीं सकते, बात यह है कि एक तगड़ा आपके लिए, मतलब यार करूं, शायद ये कहीं मेरे लिए खतरनाक साबित ना हो जाए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना। तो उस चीज को समझना बहुत जरूरी है, किनको नहीं करना और किनको करना है, इस पे भी बात करूंगा। तो देखिए, इस सब्जेक्ट को आप सबसे लास्ट में, दिन के एंड में देंगे 1.5 घंटा। जब एकदम आपने सब कुछ तैयारी कर ली है तब आप बैठेंगे, 1.5 घंटा इसकी पढ़ाई करेंगे, बंद करेंगे और फेंक देंगे। ऐसा मानेंगे कि यार ये मैं बाकी टाइम पढ़ रहा हूं
8.5 घंटे, 10 का मतलब 8.5, और ये 1.5 घंटा मेरी मजबूरी है। मुझसे किसी ने कहा है भाई कि ये काम तो करना ही है तुझे, अगर तुझे पढ़ाई करनी है। उस हिसाब से आप पढ़ेंगे आराम से 1-1.5 घंटा। लास्ट में पढ़ाई की भूल गए, अगले दिन फिर लास्ट में उठाया AAO, पढ़ाई की भूल गए। मतलब इसको इस तरह आपको लेना है कि आपकी बाकी की कोई भी स्टडीज इफेक्ट ना हो। इस टाइम नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी होने की कोशिश टाइम टू टाइम करती रहेगी, यार कहीं अच्छा रहा, बुरा रहा, गलत तो फैसला नहीं कर लिया AAO की तैयारी करके, ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। इसलिए अपने बाकी शेड्यूल को एकदम तगड़ा रखिए, इसको सिर्फ 1.5 घंटा चुपचाप धीरे 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 डोनेट टाइप का करते रहिए, ठीक। लास्ट में ये आपके लिए बहुत बढ़िया काम करेगा, ठीक। तो चलते हैं, जरा समझते हैं कि कैसे सारे आपको समझना है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा प्रमोशन, ठीक। तो अभी जो आपका 2022 का बैच रहा है AAO का, उसमें हमने दिया ऑल इंडिया रैंक 4, ऑल इंडिया रैंक 8, ऑल इंडिया रैंक 9। ये 2022 के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, मोर देन 600 स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए मेरे पढ़ाए हुए। 2019 में देखेंगे ऑल इंडिया रैंक 1 दिया हमने, 2019 में ऑल इंडिया रैंक 6 रही। 2021 की बात करें ऑल इंडिया रैंक 12। 2017 से लगातार पढ़ाते आया हूं और बहुत अच्छे सिलेक्शंस हमने AAO में दिए हैं। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं AAO की, तो आप रिलाई कर सकते हैं हमारे ऊपर, ठीक। आपको डाउनलोड करना है फुल स्कोर AAO ऐप प्ले स्टोर से। फुल स्कोर AAO के नाम से ऐप मिलेगा आपको, जाएंगे आप, वहां से आप बाई कर सकते हैं कोर्स, आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक कोड यूज कर देना है GIFT50, GIFT50, ठीक। कोई स्पेस नहीं, बिना स्पेस के आप इसको यूज करेंगे और आपको मिल जाएगा थोड़ा सा डिस्काउंट, ठीक। सो दैट्स ऑल। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अच्छा, इकोनॉमिक्स में मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कौन कौन से एरियाज हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व अगर आपने किया, आप पेपर उठाइए, देखेंगे हर साल इससे एक क्वेश्चन आपको मिलेगा और 2 क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। छोटा सा कर्व है, ठीक है, थोड़ा सा समझना है इसमें, ठीक। राइट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, राइट, बनाएंगे आप, 2 गुड्स लेके बनते हैं, क्या है उनका कॉनकेव कॉन्वेक्स, वो सारी चीजें आप पढ़ते हैं इसमें, रेडी करते हैं इसको, और ये आपको हर साल नंबर देता है। आप देखें हर साल मतलब हर साल, कई बार तो 2-2 क्वेश्चन सिर्फ इस एक छोटे से टॉपिक से आया है। तो सबसे पहले आप इसको रेडी कर लेंगे, ये आपको इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स वाले एरिया में मिल जाएगा, ठीक। इसके बाद में बात करूं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती हैं, जैसे भैया मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, और स्टेट ओन्ड इकोनॉमी, ठीक, राइट, या सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो ये जो 3 तरह की इकोनॉमी मैंने बताई, और सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो जब आप पढ़ेंगे पता चलेगा। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, प्रॉब्लम्स जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी के, और इसका सॉल्यूशन क्या है। तीनों तरह की इकोनॉमी के लिए अलग अलग सॉल्यूशंस है। ये 3 आपने जैसे ही पढ़े, छोटा सा टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक, और देखेंगे आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस AAO में पिछले सालों में पूछे गए हैं। तो ये 2 एरिया आपको फटाक से आपने रेडी किया, ठीक। इसके बाद आप आते हैं डिमांड चैप्टर पे। डिमांड चैप्टर में कह सकता हूं कि AAO की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिमांड चैप्टर। यहां से आप देखते हैं कम से कम 6 क्वेश्चन, इवन 8 क्वेश्चन भी आपको इस सिंगल चैप्टर से मिले हैं। और इस चैप्टर का सिग्निफिकेंस सिर्फ इसी मतलब टॉपिक में, एरिया में नहीं है, डिमांड से डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ये मार्केट में मिक्स होकर भी इससे क्वेश्चन आते हैं। तो इस चैप्टर की नॉलेज बहुत जरूरी है, टाइप्स ऑफ मार्केट में भी आपकी मदद करेगा, ठीक। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों डिमांड कर्व की, तो इसमें आपको क्या, डिमांड में स्पेशली क्या पढ़ना है, आपको डिमांड कर्व पढ़ना है। डिमांड कर्व आप पढ़ेंगे, फिर वो डिमांड कर्व शिफ्ट कैसे होता है और वो मूवमेंट कैसे करता है वो पढ़ेंगे आप, ठीक। शिफ्ट जब इंक्रीज या डिक्रीज होगी, एक्सटेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मूवमेंट करेगा। ये दोनों चीजें आपको बड़े ढंग से पढ़नी है। ये आपको डेफिनेटली आप देखेंगे पिछले साल में काफी क्वेश्चंस इससे पूछे गए हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, स्पेशली प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, उसको डायरेक्ट भी SSC फॉर्मूला भी इन्होंने एग्जाम में पूछा है, और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछ लेती है जो बड़े ही सिंपल होते हैं करने, ठीक। तो ये एरिया आप करेंगे। और अभी 2 सालों से आप देखेंगे SSC ने क्रॉस इलास्टिसिटी पे भी
क्वेश्चंस पूछना शुरू किया है, इसको भी कर लेना बहुत जरूरी है। तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, ठीक। इसके बाद में बात करूं, कुछ स्पेशल टाइप के डिमांड कर्व होंगे, ठीक है, उनको पढ़ना है आपको, राइट। तो बड़े ही इंपॉर्टेंट डिमांड कर्व, कब डिमांड जो है आपकी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, ये सारे कुछ डिमांड कर्व्स आपको पढ़ने हैं और ये भी आपके लिए है दोस्तों बहुत जरूरी, ठीक। समझ में आ गई बात। अब चलते हैं दोस्तों आगे। टाइप्स ऑफ गुड्स आप पढ़ते हैं, ठीक है, कौन सा नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स वगैरह, वेबलन गुड्स, ठीक है। और इस पे भी आप देखते हैं कि एसएससी ने प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चन पूछे हैं। तो अगर मैं डिमांड की बात करूं तो मोटा मोटी ये डिमांड चैप्टर का जो मैंने आपके सामने लिखा है 70 to 80% है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा डिमांड चैप्टर को आप थॉरली कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ आप कह सकते हैं पूरे AAA कोर्स का, जो आपका पूरा सिलेबस है, सबसे ज्यादा नंबर देने वाला चैप्टर हर साल पिछले आप देखेंगे यही है। तो इसको ढंग से करना बहुत जरूरी है। अच्छा, डिमांड के बाद एक और चैप्टर आपको मिलेगा सप्लाई। बहुत ही सिंपल चैप्टर, अगर डिमांड को आपको करने में 1.5 घंटा लगता है तो सप्लाई आप कर पाएंगे आधे घंटे में, क्योंकि डिमांड वाले ही सारी कॉन्सेप्ट्स लगभग यूज होते हैं और छोटा सा चैप्टर है। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा उससे नहीं पूछे गए हैं, ठीक है, लेकिन वो कई बार क्या होता है डिमांड और सप्लाई के मिल के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी पूछ लेता है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही मुझे नंबर ओरिएंटेड होना है तो डिमांड के बाद सीधे मैं बोलूंगा आपसे प्रोडक्शन आप करिए, ठीक। एक ठीक ठाक टफ चैप्टर, नॉट एन इजी टास्क बट येस इट इज वर्थ डूइंग इट, राइट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आपको पढ़ना है बहुत प्यार से, फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स, इनके बारे में जरा समझिए, क्योंकि इन्हीं पे फिर आप देखेंगे एवरेज प्रोडक्ट वगैरह कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो आपको पढ़ना है फिर टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट और लॉ ऑफ प्रोडक्शन। ये जो लॉ है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे पूरा आपको कर्व बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। और सारे कर्व आप टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट के कर्व एक के ऊपर एक बना लीजिए, याद रखिए, यहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। प्रोडक्शन के मतलब 80% एरिया आपने सिर्फ इतना कवर कर लिया तो कवर हो जाएगा, ठीक। तो ये एक छोटा सा चैप्टर आप करेंगे, ठीक, और ये आपको बढ़िया नंबर देगा। यूटिलिटी इसके बारे एक चैप्टर है दोस्तों, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज्यादा स्कोप नहीं इसलिए बनता है, लेकिन इसमें एक टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व का। एसएससी ने लगातार इससे क्वेश्चन पूछे हैं, लगातार, ठीक, मतलब देखेंगे आप खूब क्वेश्चन पूछे हैं इससे। तो भैया इंडिफरेंस कर्व को बहुत बढ़िया से कर लेने में कोई बुराई नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं आगे। इसके बाद मार्केट, इसमें पढ़ेंगे आप टाइप्स ऑफ मार्केट, राइट। इसके बाद जो टाइप्स, अलग अलग तरीके के मार्केट हैं, उनके क्या फीचर्स हैं, मोनोपोली के क्या फीचर्स हैं, परफेक्ट कंपटीशन के, ओलिगोपोली के, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। और फिर उसके बाद दोस्तों आप पढ़ेंगे ये वाला एरिया, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, ये पढ़ना बड़ा जरूरी है। आप देखेंगे कि इस पे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं, छोटा सा, एकदम छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन मिल गया 2 नंबर फटाक से दे देगा आपको। और इसके बाद आप आ जाइए सीधा नेशनल इनकम पे। नेशनल इनकम में आपको मिलता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, राइट, ये सब कुछ मिलता है आपको दोस्तों। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, ये सारी, ठीक। इसमें कैसे आपकी नेशनल इनकम कंप्यूट होती है, एक वो एरिया भी देख लीजिए, राइट। तो आप कह सकते हैं कि आपने एक वो एरिया कर लिया जहां से अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो आप करने की कंडीशन में होंगे, क्योंकि इनकी थ्योरी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, थ्योरी जितनी है उतनी ही है, ढंग से पढ़ाई की तो बहुत बढ़िया नंबर देगा, ठीक। चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा पीछे। तो आपका सीक्वेंस क्या हो सकता है, आप सबसे पहले ये एरिया करो, डिमांड किया आपने, उसके बाद प्रोडक्शन मत करो, उसके बाद सीधा मार्केट कर लो बहुत सुपर कंफर्टेबल जोन में, उसके बाद आप प्रोडक्शन उठाओ, ठीक है, राइट। तो इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो। आप देखो कि प्रोडक्शन से मिलता जुलता एक चैप्टर है कॉस्ट। कॉस्ट को आप तब कर सकते हैं जब जितना मैंने बताया वो रेडी है, इसके साथ ही आपने मनी एंड बैंकिंग वगैरह भी थोड़ा रेडी कर रखा, मैक्रो का वो एरिया जो इजी पोर्शन है, ठीक, वो आपने रेडी कर रखा है। उसके बाद आप कर सकते हैं कॉस्ट, सेम है सप्लाई के साथ डिमांड कर लिया, ये सारा कुछ रेडी कर लिया, बाकी चीजें भी जितना इजी पोर्शन है रेडी है, फिर सप्लाई भी कर डालिए। क्यों? क्योंकि इनकी थ्योरी लिमिटेड है, मैक्रो में लिमिटेड चीज आपको नहीं मिलेगी,
मैक्रो इज अनलिमिटेड, वहां पे डाइवर्स क्वेश्चन बन सकते हैं करंट अफेयर्स वगैरह से, लेकिन ये जो एरिया हाई प्रोबेबल एरिया है डेफिनेटली आपको बढ़िया मार्क्स देगा। दोस्तों इसके बाद अगर मैं बात करूं आपकी अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स में आप क्या कर सकते हैं, आपको जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ सकते हैं। ठीक, ये वो एरिया है जहां पे अकाउंटेंसी की नॉलेज आपको जीरो भी है फिर भी आप ये कर पाएंगे, और आप देखेंगे हर साल एसएससी ने 2 से 3 क्वेश्चंस सिर्फ इस एरिया से पूछे हैं आपसे, तो आप 2 से 3 मतलब 4 से 6 नंबर आपको यहीं से मिल जाएगा। ठीक, राइट, तो ये एक एरिया हो गया। उसके बाद एसएससी ने इस एरिया से हर साल क्वेश्चन पूछे हैं, कई बार बहुत ही सिंपल डायरेक्ट आपसे गोल्डन रूल पूछ लेती है। अभी मेरे ख्याल से पिछले साल का पेपर था जिनमें 3 गोल्डन रूल्स होते हैं, तीनों लिख दिए और अकाउंट्स का नाम लिख दिया, कहा मैच कर लो, मतलब ऐसा लगता है जैसे बच्चों का खेल। ठीक, तो ये अगर आप उसके बाद आपको डेफिनेटली 3 गोल्डन रूल्स हैं, उन तीनों को याद कर लेना है। 3 टाइप्स होते हैं अकाउंट्स के, वो तीनों आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, राइट। इसके बाद ये जो है दोस्तों यहां से जर्नल एंट्री आती है, वो करती है बहुत परेशान नॉन अकाउंट्स के बच्चों को। इसलिए नहीं करती परेशान कि बहुत टफ है, वो थोड़ा टाइम मांगती है, मैथ्स की तरह है। तो कई बार बच्चे घबराने लगते हैं, यार ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो अगर आपको बिल्कुल मतलब समय नंबर चाहिए सिर्फ, ज्यादा बिना समय दिए, तो आप सिर्फ जर्नल की थ्योरी पढ़िए। ठीक, आप जर्नल एंट्री करना मत सीखो, जर्नल की थ्योरी पढ़ लो। उसके बाद आपका लेजर आता है एक चैप्टर, लेजर की थ्योरी आप पढ़ सकते हो, 4 लाइन की थ्योरी मिलेगी। ठीक है, लेजर बनाना मत सीखना, अदरवाइज वहां पे फिर टाइम लगेगा आपको। उसके बाद आप आ जाइए ट्रायल बैलेंस की थ्योरी पे, राइट, और देखेंगे सिंगल एंट्री पे, ये बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे, पर वो एसएससी अभी पिछली बार उसने छोटे न्यूमेरिकल एक आधे पूछे हैं, अदरवाइज इस पे बनते हैं बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल, वो पूछना संभव नहीं है, वो डिस्क्रिप्टिव पेपर में ही पूछे जा सकते हैं। तो सिंगल एंट्री की थ्योरी आप कर लीजिए। डेप्रिसिएशन बहुत ही ईजी चैप्टर, इसमें भी जर्नल एंट्रीज पास होती हैं, वो जर्नल एंट्री वाला एरिया छोड़िए, बाकी पूरा डेप्रिसिएशन जितनी थ्योरी है या हल्के फुल्के न्यूमेरिकल्स हैं, हल्के फुल्के ही होते हैं वो। ठीक, तो वो सारा आप कर डालिए। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन पे बहुत टाइम नहीं देना है, थोड़ा सा कई बार ये टाइम ले सकता है आपसे, पर पढ़ना जरूर है इसको। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया, एटलीस्ट आपको बहुत फेयर आइडिया इस पे होना जरूरी है। तो मतलब पढ़ना है और रिवाइज भी कई बार करना है, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज्यादा एनालाइजिंग और ओवर एनालाइजिंग आपको नहीं करनी है इसके साथ। ठीक, कोई एंट्री वगैरह नहीं पास होगी इस वाले चैप्टर में, तो इसको आप थ्योरी को ढंग से पढ़िए और 2-3 बार इसको रिवाइज करना है। बिल ऑफ एक्सचेंज आप देखेंगे अभी पिछली साल एक छोटा सा चैप्टर, आइसोलेटेड चैप्टर, पिछले साल मेरे ख्याल से 2 या 3 क्वेश्चन सिर्फ इस चैप्टर से थे। तो ऑब्वियसली हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है या इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस आते हैं तो चांसेस रहेगा कि आप कर लेंगे, बस वो जर्नल एंट्री इसमें ना पूछे। अब देख रहे हैं जर्नल एंट्री हर जगह घुस रही है, लेकिन टाइम कंस्ट्रेंट था इसलिए मैंने आपसे कहा कि जनरल एंट्री आप मत करो। तो जनरल एंट्री दोस्तों अगर वो आपसे नहीं पूछता है तो आप इसके बाकी क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए ट्रेडिंग अकाउंट का। ठीक है, तो बस वही काम करना है कि बना के आज बनाया, फिर कल एक बार और बना लिया, परसों एक बार और बना लिया, हफ्ते में एक दिन बैठे सारे फॉर्मेट जो भी बनाने हैं सारे बना लिए। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि भैया कैसे बनता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फॉर्मेट याद रखिए कि भैया इनडायरेक्ट एक्सपेंस इधर आएगा, आपकी जो नेट प्रॉफिट है सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आएगी, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर रखो आप। उसके बाद बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ किधर आ रही है, असेट्स किधर आ रही हैं, लाइबिलिटीज किधर आ रही हैं, कैपिटल कहाँ लिखा जाएगा, वो सारी चीज़ें आप बस क्लियर रखिए, बहुत डिटेल में मत घुसिए कहीं भी। इसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूएशन का चैप्टर है, प्यारा सा चैप्टर है, न्यूमेरिकल्स भी इससे पूछ लेते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल होते हैं, इसको आप निपटा दो, कोई एंट्रीज वगैरह इसमें नहीं है। इसके बाद दोस्तों आता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी ढंग से पढ़ना बहुत जरूरी है, हर बार इससे आपको क्वेश्चन दिखते हैं इस चैप्टर से। ठीक, इस पे एक स्पेशल टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, आपको टाइम बाद में मिलता है तब कर सकते हैं, पहले नहीं करना, क्योंकि उन न्यूमेरिकल्स में बच्चों को शुरू में दिक्कत थोड़ी सी होती है। हाँ मैं ये भी कह रहा हूं
अगर आपने न्यूमेरिकल्स में 1.5 घंटे लगा दिए, 1.5 घंटे आपने टाइम दे दिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहती। 1.5 घंटे क्या, आप सिर्फ 1 घंटे दे दो और फिर 10-10 मिनट 2-3 दिन दे दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन आर यू रेडी टू गिव दैट मच, ये मेन बात है। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, थ्योरी है प्योर, समझ लीजिए। फॉर्मेट है, अगर याद कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, फिर गलती होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। सेम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, इसका भी फॉर्मेट आपको समझना है। तो अगर मैं बात करूं कि टोटल आप कितने घंटे देंगे, ठीक, तो आपके घंटे जो है दोस्तों, देखिए अगर मैं बात करूं कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो आपको ये पूरा सब कुछ करने में जितना मैंने अभी तक बताया 25 घंटे से ज्यादा नहीं लगने वाले, ठीक, राइट। अगर मैं बात करूं चलिए अकाउंट्स की, अकाउंट्स का एरिया जो है थोड़ा सा आपको, जैसे जर्नल एंट्री मैंने बोला, इसका लेजर आता है, वो थोड़ा सा परेशान कर सकता है। मैंने आपसे कहा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर छोड़ दो, अभी मैंने उसका नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा बैंक रिकंसिलिएशन छोड़ दो, तो ये रेक्टिफिकेशन है दोस्तों, बैंक रिकंसिलिएशन है। एसएससी हर साल इनसे क्वेश्चंस पूछती है, लेकिन मैंने इसलिए कहा है अभी आपको छोड़ दो कि आप पास, अगर आपको यह है कि यार टाइम नहीं है, ठीक है, तब आप छोड़ सकते हो। तो आप कितने क्वेश्चन, जिस तरह मैंने बताया, अगर आप वैसे पढ़ते हो तो आप अकाउंट्स में कितने क्वेश्चन कर सकते हो। दोस्तों अकाउंट्स में टोटल आएंगे 40 क्वेश्चन, और आप अगर ऐसे पढ़ते हैं तो आप 30+ कर सकते हैं, राइट। 30 के आसपास कर लेंगे आप आराम से, 29, 30, 31 ऐसे। लेकिन अगर थोड़ा सा आप, मतलब इसमें 5 घंटा और बढ़ा दें, अगर 5 घंटा आप और बढ़ा दें, तो आप चले जाएंगे दोस्तों 36 क्वेश्चंस के आसपास, 36 क्वेश्चन के आसपास, 36 to 38, फिर डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल क्या है। 36 to 38 क्वेश्चंस, ठीक। मतलब अगर इसको आपने, अगर अकाउंट्स को आपने, अभी देखिए पढ़ेंगे आप, जैसे अगर आपने मेरा बैच मान लीजिए ज्वाइन कर लिया, ये सारी चीजें आपने पढ़ी बैच से, तो जर्नल वगैरह क्या कहते हैं कि आपको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टाइम, फिर टाइम तो उतना ही लगेगा कोर्स देखने में। आपने जर्नल वाला एरिया नहीं देखा, लेजर नहीं देखा, आपने 2 घंटे 3 घंटे मुश्किल से बचाए, तो वो आपके बच रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको देखें, फिर प्रैक्टिस करें, तो ऑब्वियसली वो 5 घंटे का एक पैकेज बनेगा। बट वो आपको कम से कम मुझे लगता है कि वो आपको 12 से 15 नंबर बढ़ाने में मदद करेगा। तो मेरे ख्याल से वो टाइम आपको दे देना चाहिए। और अगर मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलूं दोस्तों, तो आपको ये मान के तैयारी करनी चाहिए कि यार हम सब कुछ बड़े आराम से अच्छे से कवर कर लेंगे, हमारे पास इतना टाइम है। और जैसे मैंने बताया, जो शेड्यूल आपको बताया कि आप शुरू में सिर्फ और सिर्फ डेली 1.5 घंटा निकालो, सिर्फ और सिर्फ डेली 1.5 घंटा निकालो। जब 1 हफ्ता बच जाए लास्ट का, तो आप असेस कर लो कि इस 1 हफ्ते में, जब 1 वीक आपका बच जाए दोस्तों, तो आप असेस कर लो कि 1 हफ्ते में आप कितने नंबर बढ़ा सकते हो AAO में। 1 हफ्ते में आप AAO में, सॉरी, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस में और अभी कितने नंबर बढ़ सकते हैं, वो पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते से आपको आइडिया लगता रहेगा, मॉक्स वगैरह में भी, ठीक। अगर नंबर बढ़ने की गुंजाइश बन रही है तो ठीक है, अदरवाइज वहां पे मॉक्स लगाइए, चीजों को रिवाइज करिए, नई चीजें वहां पे स्टॉप करके वो टाइम आप यहां पे दीजिए, डेली 5-6 घंटा। अगर आपने 5-7-35 घंटे निकाल लिए लास्ट हफ्ते में, ठीक, तो बहुत बढ़िया काम हो जाएगा, मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक। तो ओवरऑल टोटल जो आपको टाइम देना है, ठीक, वो आपको रखना है 40 घंटे के आसपास, 40 to 45 आवर्स, ठीक, 40 से 45 घंटे के आसपास, राइट। ये दोस्तों जो 40 से 45 घंटा होगा, ये आपको 120 से 130 नंबर तक पहुंचा देगा, राइट, जो कि एक फेयर एनफ मार्क्स है। बाकी बच्चे जहां, जिनको अकाउंट्स बिल्कुल नहीं आती, उनका स्कोर और आपके स्कोर में जमीन आसमान का अंतर ला देगा ये, ठीक। लेकिन अगर आपने इसी में 45 हुआ, आपने 10 से 15 घंटे और डाल दिए, मतलब 60 घंटे के अराउंड आपने कर दिया, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा 15 आवर्स होगा, ये आपको पहुंचा देगा 150+। अब 150 से ऊपर कितना आएगा आपका, क्या 160, 170, 180? तो इस बार जो मेरे बैच से हाईएस्ट रहा वो 180+ था मार्क्स, लेकिन अब उसकी गारंटी लेना बड़ा मुश्किल है। वो आपकी पढ़ने की, आप किस तरह से चीज़ों को समझते हैं, कितना टाइम दे रहे हैं चीज़ों को,
क्या रिलेट कर पा रहे हैं आप, या सिर्फ एक सब्जेक्ट ले रहे हैं कि खत्म करना है, तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कई बार आपको हो सकता है थोड़ा इंटरेस्ट आए तो मजे लेके आप पढ़ रहे हैं, चीज़ें ज़्यादा रिटेन रहती हैं, लॉजिकली ज़्यादा बढ़िया से आपने चीज़ों को समझा तो आप 180 तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर बहुत आपने उतना टाइम नहीं दिया, थोड़ा खींचा, तो हो सकता है 161, 55 ऐसे आपके मार्क्स आ जाएं। ठीक, सो दैट्स ऑल। इसी तरह दोस्तों आपको सारी चीज़ें प्लान करनी है। ठीक, सो इस तरह अगर आप चीज़ों को प्लान करते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत अच्छा नंबर स्कोर करेंगे। विद दिस आई एम एंडिंग इट। थैंक यू एवरीवन। कीप वर्किंग, कीप स्टडिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।